साल 1997 में लॉन्च हुआ कैसिनी स्पेसक्राफ्ट एक बेहद ही बेहतरीन और सक्सेसफुल मिशन था। करीब 10 सालों तक कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के ठंडे चंद्रमाओं को स्टडी किया और हमें उनकी जानकारी भेजी। उसने हमें ऐसी जगहों के सबूत भेजे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। इस स्पेसक्राफ्ट ने एक बात साफ कर दी, शायद हमें एलियन लाइफ को खोजने के लिए दूर के तारामंडलों में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने ही सोलर सिस्टम में अच्छे से खोजें तो जिंदगी की सीढ़ी हमें मिल जाएगी। कैसिनी अपने आप में एक पहला मिशन था। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने सैटर्न को ऑर्बिट किया था, और तो और ये पहला मिशन था जिसने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल समुद्रों को स्टडी किया था। कैसिनी ने हमारी धरती के अलावा दूसरी जगह पर पानी के होने के सबूत इकट्ठे कर लिए थे, और ये पानी उन्हें किसी प्लैनेट पर नहीं मिला था, बल्कि उन्हें ये मिला था सैटर्न के ठंडे चंद्रमा इंसेलेडस पर। कैसिनी के डेटा की मदद से पहली बार हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सैटर्न के चंद्रमा इंसेलेडस पर मिले हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड अचंभे में आ गया था जब कैसिनी ने डिस्कवर किया कि इंसेलेडस के मून के अंदर से पानी के टुकड़े स्पेस में जा रहे हैं। ये पानी ग्लोबल लिक्विड ओशियन से निकल रहा था, जो कि इंसेलेडस के सरफेस और क्रस्ट के नीचे छुपा हुआ था। सैटर्न की ग्रेविटी इंसेलेडस मून के अंदरूनी हिस्से को खींच रही है, जिस वजह से फ्रिक्शन पैदा हो रहा है और लिक्विड वाटर अंदर ही अंदर उत्पन्न हो रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इंसेलेडस किसी तरह इतना गर्म हो गया है कि वो ठंडे से लिक्विड वाटर को मून के सरफेस के कुछ फीट नीचे जमा होने दे रहा है। ये पानी क्रैक से लीक होकर स्पेस में स्प्रे हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इन्हें प्लूम्स का नाम दिया है। जब कैसिनी ऐसे ही एक प्लूम से होकर गुजर रहा था, तब उसे पता चला कि पानी में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, जो कि जिंदा चीजों के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और रॉक्स जैसी बहुत सी चीजें कैसिनी ने डिटेक्ट की, जो शायद इंसेलेडस मून के सरफेस के अंदर छुपे समुद्र से निकल रही थीं। कैसिनी की ऑब्जर्वेशंस कहती हैं कि इंसेलेडस के ओशियन पर हैबिटेबल हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसे ही वेंट्स पृथ्वी के अंधेरे ओशियंस में भी मौजूद होते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स ओशियन के अंदर एक बहुत ही यूनिक तरीके का इकोसिस्टम बनाती हैं, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होकर रह सकती हैं। मेथेनोजीन्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी तरह की जगह पर बिना सूर्य की रोशनी के रहना पसंद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर भी जिंदगी ऐसे ही शुरू हुई थी। इतनी सारी पॉजिटिव चीजों का केवल अंदाजा लगा पाना ही एक बहुत बड़ी सफलता है। आप सोच सकते हैं कि वैज्ञानिक कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इंसेलेडस पर एक और मिशन भेजकर वहां के सैंपल्स को और ज्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए। इंसेलेडस सोलर सिस्टम में ठंडे वर्ल्ड की कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर अंडरग्राउंड ओशियंस हो सकते हैं। इसी तरह के वर्ल्ड जैसे कि जुपिटर का मून यूरोपा और नेपट्यून का मून ट्राइटन हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना सूर्य की रोशनी के भी जीवन की उत्पत्ति होना मुश्किल नहीं है। हमारे अपने ही सोलर सिस्टम के इन एलियन ओशियंस पर लाइफ की खोज कर देना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत दूर के तारामंडल में इंटेलिजेंट लाइफ को खोजने से भी बड़ी डिस्कवरी। इसका रीजन काफी सिंपल है। अगर एक ही सोलर सिस्टम में हमें ऐसे दो वर्ल्ड मिल जाएं जहां लाइफ नेचुरली पैदा हो गई है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा पूरा यूनिवर्स जीवन से भरा हुआ है। इंसेलेडस के वाटर प्लूम से जो डेटा हमें मिला है, वो हमें ये बता सकता है कि इन दूसरे और अलग प्लैनेट्स पर लाइफ कैसे फॉर्म हो सकती है। और इसके बाद हम ह्यूमंस को मजबूरी में इंसेलेडस जैसे किसी दूसरे प्लैनेट पर जाना पड़ा, तो हम वहां भी लाइफ के पैदा होने की रफ्तार को बढ़ा पाएंगे। दूसरी दुनिया पर लाइफ को खोजने में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम केवल एक ही प्लैनेट को जानते हैं जिस पर लाइफ है, और वो है पृथ्वी। पृथ्वी पर करोड़ों तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन वे सभी एक ही प्लैनेट पर पैदा हुए हैं। इस वजह से एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट को दूसरे प्लैनेट पर लाइफ खोजते वक्त बहुत ही स्मार्ट रहना होगा। जैसे कि एक बेहद ही पुराने आइडिया को ले लीजिए, हैबिटेबल वर्ल्ड केवल स्टार्स के गोल्डीलॉक्स जोन में ही पैदा हो सकते हैं। मतलब कि वो वाला एरिया जहां पर ना तो ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा सर्दी हो। तारे से उस प्लैनेट की परफेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि उस ग्रह पर पानी लिक्विड की फॉर्म में बना रहे। आज के समय में वीनस काफी ज्यादा गर्म है, वहीं मार्स काफी ज्यादा ठंडा। लेकिन हाल ही में किए गए रिसर्च से हमें पता चला है कि एक समय पर इन दोनों प्लैनेट्स का वातावरण सुहाना था, जहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में बना रह सकता था।
हमें नहीं पता कि जिंदगी उस वक्त में इन प्लैनेट्स पर आई थी या नहीं, बस हमें इतना पता है कि आज के समय में वो परफेक्ट कंडीशंस बदल गई हैं। आज हम जानते हैं कि किसी मून या प्लैनेट पर जिंदा ऑर्गेनिज्म पैदा होनी है तो ये जरूरी नहीं कि वो तारे के हैबिटेबल जोन में ही हो। जैसे कि जुपिटर के बड़े चंद्रमा यूरोपा को देख लीजिए। इस चंद्रमा का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल सही टेम्परेचर का है जो उस वर्ल्ड को थर्मली एक्टिव रखता है। इस चंद्रमा की सतह के नीचे भी लिक्विड वाटर है जिसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है। समुद्र में मौजूद थर्मल वेंट्स की मदद से वे सरवाइव कर सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे धरती के गहरे समुद्र में दूसरे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। पानी की मात्रा आउटर सोलर सिस्टम में बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहाँ मौजूद गैस जायंट्स जैसे कि जुपिटर और सैटर्न के चंद्रमाओं पर लाइफ का होना बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जिंदा रहने के लिए पानी ही काफी नहीं होता। आपको बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन की भी जरूरत होती है जो दूसरे रॉकी प्लैनेट्स पर मिल सकते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ कम कॉमन एलिमेंट्स की भी जरूरत होती है जैसे कि फास्फोरस धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स में 11वें नंबर पर आता है और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये 6वां एलिमेंट है। हमारे जीवन के लिए ये एलिमेंट बेहद ही जरूरी होते हैं। हमारे डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम दूसरी दुनिया में जीवन की खोज कर रहे हैं तो हमें केवल पानी और सूर्य ही नहीं बल्कि फास्फोरस को भी खोजने की जरूरत है और ये एलिमेंट इंसेलेडस चंद्रमा पर मौजूद है। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने जब वाटर प्लूम्स को ऑब्जर्व किया तब उसमें से हमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, लेकिन उन कंपाउंड्स में फास्फोरस नहीं था। लेकिन फिर एक टीम जो इंसेलेडस को स्टडी कर रही थी उसने कहा कि इस चंद्रमा पर फास्फोरस हो सकता है। उन्होंने एक जियोलॉजिकल मॉडल बनाया और उसे कैसिनी के डेटा से मैच किया। इसमें उन्होंने पाया कि इंसेलेडस के गहरे और रॉकी समुद्र अपने अंदरूनी हिस्से से फास्फोरस को निकालते हैं। इसका मतलब है कि इंसेलेडस के समुद्र के पानी में भी फास्फोरस भारी मात्रा में मौजूद है। हमें पहले से ही पता है कि इस चंद्रमा पर और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। अगर इन्हें फास्फोरस के साथ मिला दें तो लाइफ के वहां होने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ की वजह से हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कॉमेट्स इंसेलेडस की फॉर्मेशन के वक्त उस पर आकर गिरे और इसी वजह से उसके ऊपर मीथेन और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ गए। हालांकि बहुत कम लोग ही इस बात को मानते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर सभी का यही मानना है कि सैटर्न के इस चंद्रमा की सतह के नीचे जो समुद्र है वहाँ जिंदा ऑर्गेनिज्म घूम रही हैं। माना जाता है कि पृथ्वी पर जो पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो भी कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की वजह से ही आए हैं। बाहरी सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में जानने से हम अपने प्लैनेट के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या पृथ्वी पर जो जीवन है वो नेचुरली फॉर्म हुआ है या सिर्फ किस्मत से पैदा हो गया है। अगले 10 सालों में कुछ बेहद ही बड़े मिशंस लॉन्च होने वाले हैं जो कि सैटर्न के दूसरे चंद्रमाओं को स्टडी करेंगे, जैसे कि ईएसए का ज्यूस स्पेसक्राफ्ट और नासा का यूरोपा क्लिपर। ये सभी मिशन सैटर्न के चंद्रमाओं के अंदर मौजूद ओशियंस को खोजने की कोशिश करेंगे। नासा ड्रैगन फ्लाई मिशन को भी लॉन्च करने वाला है जो टाइटन के सरफेस को एक्सप्लोर करेगा और पता करने की कोशिश करेगा कि किसी प्लैनेट पर लाइफ की शुरुआत कैसे होती है। लेकिन अभी तक कोई भी स्पेस एजेंसी इंसेलेडस पर मिशन करने के लिए फंड नहीं कर रही है। ऑर्बी लैंडर नाम के एक मिशन की बात तो जरूर हो रही है, लेकिन 2038 से पहले ये लॉन्च नहीं होने वाला। कैसिनी मिशन के बहुत से वैज्ञानिक इस बात से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि इंसेलेडस में पहले से ही क्रैक्स मौजूद हैं जिसमें से पानी निकलकर स्पेस में आ रहा है। इस वजह से हमें वहां ड्रिल या खोदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी कोई भी स्पेस एजेंसी इंसेलेडस पर जल्द से जल्द मिशन भेजने के बारे में नहीं सोच रही है। एक बेहद ही रोचक मिशन के बारे में डिस्कस जरूर किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे रोबोटिक माइक्रोस्वेमर्स को इंसेलेडस के ओशियन में छोड़ा जाएगा। ये रोबोट्स डायरेक्टली ओशियन के कंपोजिशन और वहां के एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। अगर नासा इंसेलेडस पर मिशन ना भी भेजे तब भी हम पृथ्वी से ही टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस की सहायता लेकर इन ठंडे वर्ल्ड्स के बारे में पता लगा सकते हैं। नासा ने पिछले 10 सालों में लैंडिंग टेक्नोलॉजी में बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स भी डिस्कवर कर लिए हैं जिनसे बर्फ से ढके हुए हैबिटेबल ओशियन वर्ल्ड को भी देखा जा सके। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि नासा और बाकी
बाकी की स्पेस एजेंसी इंसेलेडस पर जल्द से जल्द मिशन भेजने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।